नमस्कार फ्रेंड्स। आयुर्वेदा फाउंडेशन में भी काफी कुछ हमने सीख लिया है। ठीक है। कुछ चीजों का ऐड किया मैंने। जैसे वात में, वात के 5 प्रकार हैं। और मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन हमने कुछ बीमारियों को अलग से असाइन किया यहाँ पे। जैसे प्राणवात है। ठीक है। इससे कौन कौन सी बीमारियां जुड़ी हुई हैं? तो पैरालिसिस, फेशियल पैरालिसिस, एपिलेप्सी, फेंटिंग, मतलब मूर्छा हो जाना, बेहोश हो जाना, माइग्रेन, हेडेक, ये सब वात या प्राणवात के लक्षण हैं। जो इम्बैलेंस हो जाते हैं। नींद नहीं आना, मानसिक विकार, हिचकी, सांस से जुड़ी हुई समस्या, उस तरह उदानवाद से जुड़ी हुई बीमारियों का एक लिस्ट मैंने शेयर किया है। समानवात, व्यानवात। तो हर वात से जुड़ी हुई जो बीमारियों की एक लिस्ट मैंने शेयर कर दी, जो कि पीडीएफ के साथ ही कनेक्टेड है। ठीक है। इसी तरह से जो है, हमने पित्त के साथ भी ये किया है। पित्त के साथ भी हमने जो टॉपिक्स हैं, हर वात के साथ, ये हर पित्त के साथ जुड़ा हुआ है, उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया अलग से। जैसे पाचक पित्त से जुड़ी हुई कौन कौन सी बीमारियां हैं? एसिडिटी है, ठीक है, अल्सर है, गैस्ट्राइटिस है, डिसेंट्री है, मतलब ये एक लिस्ट मिल गई आपको। रंजक पित्त से जुड़ा हुआ बीमारी, उसका एक लिस्ट है यहाँ पे। ये लिस्ट एकदम परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये गिनती में कम है, लेकिन बीमारियां सही हैं। ठीक है। इसमें और भी ऐड किया जा सकता था। साधक पित्त हो गया, आलोचक पित्त हो गया, भ्राजक पित्त हो गया। ये सभी जो है पित्त से जुड़ी जो समस्याएं हैं यहाँ पे, अलग अलग पित्त से जुड़ी हुई जो विकार है उनको मैंने किया। इस तरह कफ के लिए भी मैंने ये आपको ऐड कर दिया गया, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी इस विषय पर जो है। दोष को आप जान रहे हैं, त्रिदोष हमेशा लगभग सभी लोग जानते ही हैं इसके बारे में, और हमारी परंपरा में भी है त्रिदोष के बारे में। कौन से भोजन से वात बढ़ता है, कौन से पित्त बढ़ता है, कौन से भोजन से कफ बढ़ता है, ये सभी जो है अ, जानकारी पहले लोगों को होती थी, लेकिन आप थोड़ा सा डीप जा रहे हैं। ठीक है। मतलब कफ है तो किस कफ से? ठीक है। जैसे क्लेदर कफ से क्या हो, मंदाग्नि हो गई। ठीक है। इंडाइजेशन हो गया, ग्रहणी हो गया। ठीक है। ग्रहणी मतलब कि खाना जैसे खाया ना, उसी तरह से वो आधा पचा हुआ ही है और शरीर से बाहर हो। ठीक है। ये सब चीजें आपको मिल रही। ठीक है। तो कफ के लिए भी मैंने ये कर दिया है। अब हम लोग आज जो है ना, धातु के बारे में जानते हैं। धातु जो है 7 है। धातु का मतलब क्या होता है? टिश्यूज। हमारे शरीर में हड्डी है, ब्लड है, मसल्स है। तब ये सब क्या है? अलग अलग टिश्यूज है। हमारे शरीर का सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो कहलाता है सेल, कोशिका। ठीक है। और कोशिका जो है अकेले काम नहीं करते, ग्रुप बनाकर काम करते। तो ग्रुप जो होते हैं, ग्रुप जो होते हैं, सेल के ग्रुप, उनको टिश्यू कहते हैं, उन्हीं को धातु कहते हैं। जो ग्रुप है, ठीक है, सेल के ग्रुप, किसके ग्रुप है? सेल का ग्रुप है। तो मतलब हमारे शरीर में अलग अलग टिश्यूज, हमारे शरीर में अलग अलग जो टिश्यूज है उनको हम लोग कहते हैं धातु। ठीक है। अब धातु जो है उसमें रस है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं ना, तो उससे निकलता है रस। जो उसका जो न्यूट्रिशनल जो वैल्यू होती है वो रस में होती है। न्यूट्रिशनल वैल्यू कहाँ होती है? रस में होती है। ठीक है। तो भोजन से मिला रस। रस से क्या बनता है? रक्त। उससे ब्लड बनता है। ब्लड से हमारे जो मसल्स हैं,
उनको जो है पोषण मिलता है, मतलब न्यूट्रिशन मिलता है। जो मसल्स होते हैं, ठीक है, उनसे फैट को न्यूट्रिशन मिलता है। उन्हीं से कुछ हिस्सा निकलकर फैट बनता है, ठीक है। और ये फैट और मसल्स बोन के चारों तरफ चिपके हुए, और ये बोन को न्यूट्रिशन देते हैं, ठीक है। बोन के बीच में होता है बोन मैरो, ठीक है। तो बोन से बोन मैरो को पोषण मिलता है। बोन मैरो से फिर अंतिम जो है यहाँ टिश्यू, शुक्र, रिप्रोडक्टिव टिश्यू, उनको बल मिलता है। अब एक चीज यहाँ पे देखिएगा, जो हड्डी के बीच में जो हिस्सा है उसको कहते हैं बोन मैरो। मस्तिष्क जो है हमारा, वो भी हड्डी के बीच में एक है, तो वो भी एक मैरो है, ठीक है। उसको भी सेम कैटेगरी में आयुर्वेद भी रखता है, और चाइनीज एक्यूपंक्चर भी रखता है। से हमारे शरीर में जो कुछ भी है, इन कैटेगरीज में डिवाइड होता है। या तो मांस में आएगा, या फिर अ, रक्त में होगा, रस में होगा, अस्थि में होगा, मेद में होगा, मज्जा में होगा, शुक्र में होगा, मतलब जो भी हमारे शरीर में है। इतने ही तरह के टिश्यू, 7 टाइप के टिश्यूज। इसके अलावा भी कुछ टिश्यूज हैं जिनको उपधातु कहा जाता है, ठीक है, जैसे मिल्क, उसको उपधातु कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या है ना, ये जो रस है, रस से रक्त बनता है। कुछ एंजाइम्स की जरूरत होगी, कुछ केमिकल्स की जरूरत होगी। जो एंजाइम क्या करते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, उसको कहते हैं अग्नि। अग्नि का क्या काम है? बदलना, ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है। अग्नि का काम है ट्रांसफॉर्म करना, परिवर्तित करना। आप भोजन जो है, कच्चा भोजन जो है आग पर चढ़ाते हैं, उसको पक्का हुआ भोजन में कन्वर्ट कर देता है। उसको पका हुआ भोजन में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, क्योंकि भोजन का काम ही यही है, पचाना, डाइजेस्ट करना, ठीक है। तो यहां भी एक धातु जो है दूसरे धातु में परिवर्तित होती है ना, तो वहां पर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। इनको ही कहते हैं अग्नि। इनको ही कहते हैं अग्नि। तो जठराग्नि हमने सुना कि पेट में एक आग होती है। एक्चुअली आग का मतलब क्या है? जो ट्रांसफॉर्म करते हैं वो एंजाइम्स। 7 धातु, एक जठराग्नि, और पंचभूत के 5 भूताग्नि। भूताग्नि मतलब एक भूत से दूसरे भूत में कन्वर्ट करता है, जो जैसे रक्त है, वो एक टिश्यू है, ठीक है। अब ये एलिमेंट पे आ जाते हैं। वाटर एलिमेंट है, उसको फायर में कन्वर्ट करना। फायर एलिमेंट है, उसको अर्थ में कन्वर्ट करना। तो ये जो एलिमेंट एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में चले जाते हैं ना, उसके लिए भी एंजाइम्स लगते हैं, या फिर अग्नि लगती है। तो 5 धातु हैं, तो 5 धातु अग्नि, धातु अग्नि या भूताग्नि। 5 भूताग्नि और 7 धातु अग्नि, और एक जठराग्नि। हो गया कितना? 7, 5, 12 और एक 13। 13 तरह की जो है टोटल अग्नि होती है। टोटल जो फायर है, मतलब टोटल हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, इस तरह से 13 कैटेगरी में आ जाते हैं, 13 कैटेगरी, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग थोड़ा विस्तार लेते हैं।
रस धातु, जिसको हम लोग प्लाज्मा या लिम्फ कहते हैं। इसका क्या कार्य, काम क्या है? न्यूट्रिशन देना। पूरे शरीर में न्यूट्रिशन जो है सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होता है। भोजन से रस निकलता है, भोजन से रस निकलता है, ठीक है। और यह भोज ब्लड को पोषण देता है, मतलब ब्लड इससे बनता है, और ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में होता है। समस्याएं, अगर यह रस धातु शरीर में सूखापन आ जाएगा, ड्राइनेस कंडीशन आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, थकान आ जाएगी, क्योंकि ताकत इसी से मिलती है, और भूख भी कम लगेगी। इसके अलावा एनीमिया भी होगा, जो बेसिक फेज का एनीमिया, स्टार्टिंग फेज का एनीमिया है ना। तो एनीमिया स्टार्ट हो जाता है अगर रस धातु आपकी सही से काम नहीं करे, और रस धातु शरीर में कम हो तो हमें क्या, सूप लेना चाहिए, ठीक है, खिचड़ी, जो सुपाच्य भोजन जिसको कहते हैं, दूध या घी ले सकते हैं, ठीक है। जड़ी बूटी, अश्वगंधा है, सतावर है, गिलोय है, या जो है रस धातु के निर्माण में मदद करते हैं, क्योंकि रस धातु, भोजन से रस नहीं निकलेगा ना, ठीक, तो ब्लड भी नहीं बनेगा, फिर मसल्स को भी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे सब कुछ चोक हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि रास्ता यहीं से स्टार्ट हो, ठीक है। हाइड्रेशन, मतलब कि पानी अगर आप रेगुलर पीते हैं, क्योंकि रस धातु में क्या है ना, मुख्यतः क्या है, वाटर, पानी। तो रेगुलर पानी पीजिए, ताकि शरीर में लिक्विड की कमी नहीं, ठीक है। हम लोग प्लाज्मा या लिम्फ जिसको कहते हैं वो रस धातु ही है। तेल मालिश, शरीर में तेल मालिश करने से रस धातु जो है वो समृद्ध होता है, मतलब कि डाइजेस्टिव जो फंक्शन है वो बेहतर होता है, भोजन का पचना सही से होता है, और फिर उससे रस भी बनता है। तो किसी का शरीर में क्या है ना, ड्राइनेस है, उसको तेल मालिश करनी चाहिए, क्योंकि ड्राइनेस आता क्यों है, रस की कमी से, प्लाज्मा की कमी से, ठीक है। तो ये रस धातु है। रस धातु जो है क्या होता है, ब्लड फॉर्म करता है। रस से क्या बनता है, ब्लड। ठीक है। तो ब्लड जो है पूरे शरीर में क्या करता है, न्यूट्रिशन को शरीर में, पूरे भाग में, शरीर के सभी भाग में पहुंचाने का ब्लड। एक्चुअली रस और रक्त अलग अलग नहीं है, एक साथ है, लेकिन पहले रस बनता है फिर रक्त बनता है, तो इसलिए अलग अलग इनको किया गया है, लेकिन दोनों साथ में मिलकर ही काम करते हैं, है ना। तो अगर स्किन का ड्राइनेस है, ठीक है, एक्चुअली ये पूरे शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, क्योंकि जान रहे हैं ब्लड जो है उसका काम ही है। अब अगर शरीर में ब्लड की कमी हो तो क्या हो, सबसे पहले तो अनीमिया हो जाएगा, ठीक। और स्किन डिजीज, जिसमें मुहासे हैं, एक्जिमा है, वो हो जाएंगे। रक्त जो है, ब्लड जो है टॉक्सिक हो जाता है तो हमारे स्किन प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। बीपी हाई हो सकता है,
ब्लड हीट होने से लीवर जो है इस ब्लड को प्यूरिफाई करता है। लीवर ब्लड को प्यूरिफाई करता है। तो लीवर में भी ओवर वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो लीवर में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ट्रीटमेंट क्या है? अनार, चुकंदर, पालक, जो ब्लड बढ़ाने वाले भोजन है, खाइए उनको। और मंजिष्ठ जड़ी बूटियां आपको ये मिल जाएगा। मंजिष्ठ आदि को आत जो है के रूप में, काढ़ा के रूप में मिल जाएगा। नीम है, आंवला है, एलोवेरा है, जो ब्लड को बढ़ाते हैं और प्यूरिफाई करते हैं। केवल बढ़ाते ही नहीं है, ब्लड में टॉक्सिन्स है जो हीट है उसको कम करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है। और ब्लड लेटिंग या रक्त मोक्षण, रक्त शुद्धि, ये हमारे बॉडी में एक्यूप्रेशर में भी होता है और आयुर्वेद में भी होता है। जैसे ब्लड में जो टॉक्सिन्स है ना, उनको कुछ खास बॉडी पार्ट में कुछ ऐसे हैं वहां पर टॉक्सिन्स ज्यादा जमा होते हैं, वहां से ब्लड निकाल दिया जाता है। मतलब पूरे बॉडी में जैसे टॉक्सिन है उसका कुछ वजन होगा ना, तो वजन के कारण जो है पूरे शरीर में एक समान उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। कहीं कहीं ब्लड जाता जो है स्टिक करता है। तो ऐसी जगहों को जो है ब्लड वहां से निकाल देंगे तो प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। बहुत ज्यादा ठंडा, बहुत ज्यादा गर्म, दोनों नुकसान कर सकता है। बहुत ज्यादा तला भुना रहेगा तो ब्लड में एसिडिटी हो जाएगी। बहुत ज्यादा ठंडा रहेगा तो ब्लड में स्टैग्नेशन हो जाएगा, ब्लड कहीं रुकेगा, दर्द होगा दबाने पर। तो ये सब नहीं करना है, परहेज रखना है। मांस, ठीक है, मांस धातु। तो मांस जो है क्या है, इसका फंक्शन क्या है? ताकत देना, सपोर्ट करना। अगर मांस नहीं होगा तो हमारा शरीर ही कहाँ है? क्योंकि हमारा शरीर तो मांस से ही बना हुआ है ना। शरीर का मतलब ही मांस, जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से आता है। बोन और मसल्स मिलकर ही तो पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। अब समस्या क्या हो गई? अगर मांस धातु क्षय हो जाएगा मतलब कि ब्लड जो है उससे मसल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? मसल्स डिजनरेट होंगे। तो ब्लड से मसल्स को न्यूट्रिशन मिलता है। सपोज ब्लड आपके शरीर में नहीं है तो मसल्स को न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? ठीक है। तो शरीर में अगर वजन घटने लगे इसका मतलब समझिए कि ब्लड की कमी हो रही। समझिए कि ब्लड की कमी हो रही। तो मसल्स जो है ना अगर आपके बॉडी में वीक होने लगे ना, इसका समझ लीजिए कि ब्लड की कमी है। ब्लड की कमी है तो मसल्स में भी आपको डिजेनरेशन मिलेगा, मसल लॉस होगा। ठीक है। और भोजन को प्रोसेस नहीं कर पाने पर वो फैट के रूप में डिपोजिट हो जाता है। मांस जो है उसकी बीमारियां होती है जिसमें गठिया भी आता है। क्या ट्रीटमेंट है मांस को मजबूत करने का? ठीक। तो तरीका उसका ये है कि भोजन हमें दूध, दूध, बादाम, ठीक है, तिल, प्रोटीन वाली चीजें जैसे कि दाल,
तो फैट और प्रोटीन, है ना, दाल से, तिल से, जो तेल है उससे फैट भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा। अगर उसमें सुगंध है तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन है, अगर उसमें चिपचिपाहट है तो इसका मतलब उसमें फैट है। ठीक है। दाल में आपको प्रोटीन मिल जा रहा है, दूध में आपको फैट कार्बोहाइड्रेट दोनों मिल जाएंगे। तो ये सब भोजन में शामिल कीजिए। जड़ी बूटियां जो है, बला है, अति बला है। ठीक है। एक्चुअली ये आपको वैसे नहीं मिलेगा, आपको है ना, ये मिल जाएगा च्यवनप्राश में, मोस्टली च्यवनप्राश में ये मिलता है, बला, अति बला। आ, जो कुछ विशेष धातुएं हैं, ये पौधे हैं, वो मिलते हैं। अश्वगंधा है, गोखुर है, गोखुर का काढ़ा भी जो है ये आता है। उसका टैबलेट भी होता है जिसको गोखुर आदि वटी करते हैं। ठीक है। और यूरिन के जितने भी प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, उसमें गोखरू जो है बहुत अच्छा काम करता है। अश्वगंधा मसल्स के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, मसल्स को रिलैक्स करता है, और माइंड के लिए भी बहुत अच्छा काम। ठीक है। बला जो है, जिसका नाम से ये मतलब ये बल प्रदान करता है, ताकत देता है। मसल्स के लिए जो है ना, महानारायण तेल की मालिश जो है सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन मेरा पर्सनल अनुभव है, आप गर्म घी से मालिश करेंगे तो उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। गर्म घी से मालिश करने पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ठीक है। तो मसल्स में गर्म घी से मालिश कीजिए तो उनको पोषण मिलता है डायरेक्ट। योग करना और सूर्य नमस्कार करना आपके मसल्स को मजबूत करता है। और एक थ्योरी है, यूज इट और लूज इट। या तो आप इसे यूज कीजिए या फिर इसे लूज कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप इसे यूज नहीं कीजिएगा ना, तो आप इसे लूज कीजिएगा। अगर मसल्स को आप यूज नहीं कीजिएगा तो ये कमजोर हो जाएगा और धीरे धीरे क्षय इसका होने लगेगा। तो मांस क्षय जो है, इसका मतलब है कि आप मांस को यूज नहीं कर रहे, सेडेटिव लाइफस्टाइल है आपका। तो मसल्स को जितना भी आप यूज कीजिएगा वो उतना ही ज़्यादा मजबूत होता जाएगा। ठीक है। तो हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो एक्चुअली क्या करते हैं, हम उस चीज़ को यूज करते हैं, अदरवाइज वी विल लूज इट। ओके। मेद, फैट। ओके। इसका क्या काम है? चिकनाई, मतलब शरीर को चिकनाहट प्रदान करना। बॉडी में जहाँ भी जॉइंट्स हैं या फिर जहाँ पे घर्षण होता है, आपस में रगड़ खाते हैं हड्डियाँ, वो जो जगह जो होती है ना, वहां पर लुब्रिकेशन की जरूरत होती है, चिकनाहट की जरूरत होती है, जिससे वो एक दूसरे पर स्लिप कर सके आसानी के साथ। ठीक है। तो पहला काम तो यही हुआ, चिकनाहट देना, एनर्जी देना। ये फैट बर्न होता है ना, तो एनर्जी होता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट में ये अंतर है कि कार्बोहाइड्रेट जो है को तुरंत आपको यूज करना है, फैट को आप स्टोर कर सके बाद में भी यूज कर सकते। ठीक। तो कई बार जब ज्यादा फैट हो जाता है ना, तो लीवर उसको जो है ना, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हो जाता है तो लीवर उसको क्या करते हैं, फैट में कन्वर्ट कर देती है। और वो फैट जमा रहता है। तो शुगर जो है उसको आप यूज कर लीजिए एक्टिविटीज करके, अदरवाइज वो फिर जमा हो जाएगा, तो फिर फैटी एसिड हो जाएगा, जिसको हम लोग ह्यूमिलेट करते हैं एक्यूप्रेशर में। ठीक है। इंसुलेशन, जैसे कहीं पर घर में टूट फूट हो गई तो हम वहां पर कुछ सीमेंट लगाकर उसको बंद कर देते हैं। उसी तरह से फैट जो है ना पूरे बॉडी को इंसुलेट करके रखता है, ये फैट। ठीक। और फैट तो है ही, फैट, मोटापा।
हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सब क्या है? फैट का ही रूप है। हार्ट में अगर कोलेस्ट्रॉल है तो वो फैट। पेट में, एब्डोमिनल एरिया में, थाई में, हिप में, कंधों पर फैट, ठीक है, जमा हो जाता है। हार्ट में हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का देते हैं। डायबिटीज, पेंक्रियाज जो है उसमें बीटा सेल टूट जाते हैं, मर जाते हैं, और वहां पर जो है फैट डिपॉजिट हो जाता है एक्स्ट्रा, रास्ते को चौक कर देता है। तो ये सब क्या है? फैट, एक्सेस होने से। ठीक है। तो मसल्स जो है उनसे फैट का पोषण होता है। अगर आपके बॉडी में फैट ज्यादा हो गया हो तो उसको कम किया जा सकता है। बार्ली, बार्ली का पानी पीना, ठीक है, करेला, हरी सब्जी, ये सब जो है फैट को कम करने में आपकी मदद करते हैं। त्रिफला, गूगल, ये सभी जो है आपके फैट को कम करने में मदद करती है। आवाज क्या दिक्कत है क्या? आवाज प्रॉपर आ रही है ना? ओके, ठीक है। उद्वर्तन, उद्वर्तन का मतलब है कि उबटन से मालिश करना। उबटन, ठीक है। गूगल और त्रिफला का आपको टैबलेट मिल जाएगा एक साथ बनाकर। त्रिफला दी गूगल, आपको ये कंपोजिशन मिल जाएगा बना बनाए। तो शरीर में जब आप मालिश करते हैं पाउडर से तो क्या होता है? हमारे शरीर में जो स्किन के नीचे लिम्फ होता है उसको मूवमेंट मिलता है। उसको क्या मिलता है? मूवमेंट मिलता है। और यह जो मूवमेंट जब होता है ना तो फैट अपनी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह खिसकता है। एक जगह से दूसरी जगह फैट मूव करता है। तो उपटन क्या होगा? जैसे उपटन बना भी सकते हैं। जैसे मसूर का दाल है उसको पाउडर कर लीजिए, चना जो है उसको पाउडर कर लीजिए। मतलब ये रफ होना चाहिए। एक्चुअली आप इसको एक अलग नाम दे सकते हैं, स्क्रब। स्क्रब भी तो यही, ठीक है, स्क्रब बना लेना है। इससे जब आप मालिश कीजिएगा ना, जो पाउडर होते हैं उससे, तो फिर आपका जो बॉडी के नीचे जो लिम्फ जमा है, फैट जमा है स्किन के नीचे, वो मूव करता है। ठीक है। इसके अलावा हम लोग एक्सरसाइज करके, उपवास करके अपने फैट को कंट्रोल कर सकते हैं। एक समय होता था जब फैट कम होना प्रॉब्लम था, अभी फैट ज्यादा होना प्रॉब्लम। अब जो है फैट से बोन को न्यूट्रिशन मिलता है। फैट कमजोर होगा तो बोन भी कमजोर हो जाएगा। तो अब बोन करते क्या है? आपके बॉडी को स्ट्रक्चर देते हैं।
आपके बॉडी को स्ट्रक्चर देते हैं, ढांचा तैयार करते हैं। अगर एक बिल्डिंग है उसमें ढांचा नहीं हो तो वो खड़ा नहीं रह सकेगा ज्यादा देर। इस तरह बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है ये मजबूती देता है। शरीर का सबसे मजबूत पार्ट है ये हड्डी। हड्डी कमजोर हो सकता है, उसमें गठिया आर्थराइटिस हो सकता है। नाखून और दांत बोन के ही पार्ट है। बाल इसी का पार्ट है। ठीक है। इन सब में अगर कमी है तो कहीं ना कहीं अस्थि धातु की कमजोरी है। बोन कमजोर होने से ये सभी कमजोर होंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये सब बोन के ही पार्ट है। तो बोन को मजबूत करना पड़ेगा। बोन को कैसे मजबूत करेंगे? तो बोन को मजबूत करेंगे आहार। तिल हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा है। रागी, रागी के अलावा और बहुत सारे मिलेट्स हैं जो आपके बोन को मजबूती देते हैं। दूध माना जाता है दूध की मजबूती देता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम भरपूर होता है। घी कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। घी आप जब खाते हैं तो आपको कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में मिलता है। ठीक है। जो हड्डियों को मजबूत करते हैं, इसके अलावा फास्फोरस भी उसमें मिलता है। जड़ी बूटियां हड्डियों को जोड़ने के लिए एक हड्डी जोड़ा आता है। ठीक है। पहचान लीजिएगा, बहुत जगह मिलता है ये। इससे हड्डियों को जोड़ने में मदद मिलती है। अर्जुन, अर्जुन की छाल आप यूज कर सकते हैं। अर्जुन को आत या अर्जुन का टॉनिक भी मिलता है, लेकिन सबसे अच्छा है खुद भी काढ़ा बनाइए, खुद ही काढ़ा बनाइए अर्जुन का। तो यह बोन को ज्यादा मजबूत करेगा। और यह अल्कलाइन करता है ना। ये क्या करता है? अल्कलाइन करता है। ठीक है। ब्लड को, जब ब्लड एसिडिक हो जाता है तो बोन का फास्फोरस, कैल्शियम, वो डिजोल्व हो जाता है ब्लड में, ताकि ब्लड जो है अल्कलाइन बना रहे। मतलब ब्लड अगर आपका हो गया एसिडिक, ब्लड हो गया आपका एसिडिक, तो उसको अल्कलाइन रखने के लिए बोन से कैल्शियम, फास्फोरस जो अल्कलाइन चीजें हैं निकल जाएंगी। ठीक है। और ब्लड को अल्कलाइन रखेगी। आप खुद ही ब्लड को अल्कलाइन रखिए, तो फिर जो है वो जो कैल्शियम जो है, फास्फोरस है, वो हड्डी में है, उसको यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो ब्लड को एसिडिक होने से बचाइए, अल्कलाइन रखिए। और अर्जुन बहुत ही अच्छा इसके लिए उपाय है। अर्जुन का यूज करके आप अल्कलाइन कर सकते हैं ब्लड को। तेल की मालिश, ठीक है, जैसे तिल का तेल है उससे आप मालिश कर रहे हैं, तो ये हड्डियों को मजबूती मिलती है। ठीक है। जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? इसमें आप धूप में बैठने का अभ्यास कर सकते हैं। 20 मिनट जो है चेस्ट पे, और 20 मिनट पीठ पर। धूप अगर लगे तो आपको कैल्शियम जो है, एक्चुअली कैल्शियम बनता है आंतों में, ये विटामिन डी जो है आंतों बनता है। जो कैल्शियम आंतों में जाता है और वाटर प्रेजेंस में, ठीक है, वाटर के प्रेजेंस में वो क्या होता है? धूप के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में जो कैल्शियम से विटामिन डी का निर्माण होता है। मतलब विटामिन डी का निर्माण होगा, लेकिन आपको उसको पहले कैल्शियम भी तो चाहिए ना। ठीक है। तो ये सब है, तो धूप में बैठना है, और ओवर हीटिंग भी नहीं होना है, अंडर हीटिंग भी नहीं होना है। मतलब कि बहुत ज्यादा धूप में भी एक्सपोज नहीं करना है खुद को, और एकदम से जो है बिना धूप के भी नहीं रहना। दोनों स्थिति जो है आपके लिए नुकसानदायक है। दोनों स्थिति आपके लिए नुकसानदायक।
ठीक है। अगर देखिए एक्चुअली क्या है ना, विटामिन डी जो है एक ऑयल है और वॉलेटाइल भी है। वॉलेटाइल मतलब वो भाप बनकर उड़ भी जाता है। ज्यादा धूप रहा तो भाप बनकर उड़ जाएगा, कम धूप रहा तो बनेगा ही नहीं। तो अंडर एक्सपोज और ओवर एक्सपोज दोनों से बचना है। ठीक है। तो सही मात्रा में, और धूप कौन सा बेहतर सबसे बेस्ट क्या है? जब सुबह का सूरज निकल रहा, उस समय जो धूप होता है वो सबसे बेस्ट होगा। ठीक है। 20-20 मिनट, 20 मिनट छाती पर, 20 मिनट पीठ में। अब जो है, जो बोन है, बोन को न्यूट्रिशन मिलता है तो उसके अंदर बोन मैरो होता है। बोन न्यूट्रिशन बोन मैरो को भी देता है। बोन न्यूट्रिशन बोन मैरो को भी देता है। ठीक है। और बोन मैरो जो है नर्वस सिस्टम है, क्योंकि ब्रेन भी एक बोन मैरो का ही रूप है। ठीक है। तो दरअसल हम लोग बोन मैरो जिसको कहते हैं, वो यहाँ पर सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिनोट कर रहा है, ब्रेन को डिनोट कर रहा है। ठीक है। तो हमारे जितने भी फंक्शन हैं, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम में आते हैं, बोन मैरो उन सबको कंट्रोल करता है। ठीक है। यह मेमोरी को मजबूत करता है। अब ब्रेन से इसको जोड़ कर देख लीजिए, ब्रेन से रिलेटेड जितना प्रॉब्लम में आ गया और नस से जुड़ा हुआ जितना प्रॉब्लम हो गया सब इसमें आ गया। तो नसों का कोई भी जो नर्वस सिस्टम का कोई भी आपका प्रॉब्लम हो, या फिर ब्रेन रिलेटेड कोई भी इश्यू हो, मेमोरी लॉस हो गया, इंसोम्निया हो गया, कुछ भी हो गया, ये सब मज्जा धातु या बोन मैरो के कारण ही होता है। वो काम करता है सही से, और सही से काम करते रहे, इसलिए हमें अपने भोजन में घी का जरूर सेवन करना चाहिए। घी जो है बोन मैरो को मजबूत करता है। ठीक है। घी का मतलब गाय का घी। ठीक है। ये फिक्स रखिएगा, घी का मतलब गाय का घी। अखरोट ब्रेन को मजबूत करता है, बादाम ब्रेन को मजबूत करता है, ये सब ब्रेन को मजबूत करने वाली ब्राह्मी, शंखपुष्प, ये सब ब्रेन को मजबूत करने वाली चीजें। तो जो बोन मैरो को मजबूत कर रही है वही ब्रेन को भी मजबूत कर रही है, क्योंकि बोन मैरो ही ब्रेन है। नस से लेना, जब हम नाक में घी डालते हैं या फिर कोई तेल डालते हैं तो हमारे ब्रेन में चला जाता है। घी या तेल जाता है, मतलब कि अब आप कहिएगा उसमें कि पानी चला जाए, तो पानी नहीं जाएगा। नाक में पानी डालिएगा तो वो ब्रेन तक में अंदर नहीं घुसता है। ठीक है, लेकिन तेल जा सकता है। ठीक है। और इसके अलावा सिर पर जो है तेल से ड्रॉप ड्रॉप करके जो है तेल को चुआना, इसको सिरोधारा कहते हैं। ये भी जो है आपको मजबूत करता है इस धातु को। ठीक है। इसके लिए सबसे अच्छा है कि ध्यान किया जाए, प्राणायाम किया जाए। ध्यान और प्राणायाम करेंगे तो आपको फायदा होगा। आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम मजबूत होगा। शुक्र धातु, अब जो बोन मैरो जो है उसको पोषण मिलेगा, तो उसके पोषण से शुक्र धातु को पोषण मिलता है। शुक्र मतलब कि जो जन्म देने के लिए, एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो शुक्र धातु है। ठीक है। शुक्र धातु का क्या काम है? रिप्रोडक्शन करना, रिप्रोडक्शन करना। ठीक है। और अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना, ये भी इसका एक लक्षण है।
शुक्र धातु की कमी से इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है। अब ये नहीं होगा, कमजोर होगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सबसे पहले इनफर्टिलिटी, बांझपन। ठीक है, पुरुषों में भी महिलाओं में भी, दोनों में यह एक सामान्य होता जा रहा है। ठीक है, और ऐसा देखा गया है कि अगर 4 कपल हैं तो उसमें से 3 कपल जो है उनका दूसरा इश्यू, दूसरे बच्चे में समस्या आ रही है। 4 में से 3 में ये प्रॉब्लम है ऑलरेडी। मतलब 75% जो कपल्स है वो सेकेंड डिलीवरी में बहुत टाइम ले रहे हैं, लास्ट में छोड़ भी देते हैं वो प्रयास। ठीक है, और ये बांझपन जो है बढ़ता जा रहा है। और शीघ्र पतन जो सेक्सुअल डिजीज है उनमें आ जाता है। ठीक है, और हार्मोन का इम्बैलेंस, ये सब इसमें आता है। क्या तरीका है शुक्र धातु को ट्रीट देने का, उसको मजबूत करने का? तो केसर है, बादाम है, खजूर है, ये चीजें जो है अपने भोजन में आप शामिल कर सकते हैं। अब एक लंबा चौड़ा लिस्ट भी दिया जा सकता था, लेकिन वो चीजें दी जा रही जो बहुत ही कॉमन इस्तेमाल में है। ठीक है, सतावर और अश्वगंधा, ये शुक्र धातु को मजबूत करने में बहुत ही मतलब कि अच्छा माना जाता है। ठीक है, अश्वगंधा तो ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए भी, चिंता वगैरह को दूर करने के लिए भी यूज करते हैं। सतावर जो है आपका जो है शुक्र निर्माण के लिए खासा प्रयोग होता है, और स्तन्य मतलब कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी ये इसका यूज करते हैं। इस और यह जो चिकित्सा है जिसमें शुक्र जो है उसकी मात्रा को, उसकी क्वालिटी को बढ़ाते हैं, उसको कहते हैं बाजीकरण। बाजीकरण चिकित्सा, बाजीकरण का मतलब है कि ऐसा दवा देना, ट्रीटमेंट देना जिससे शुक्र धातु जो है वो पुष्ट हो, मजबूत हो। ठीक है, और ये महिला पुरुष दोनों के लिए है वाजीकरण चिकित्सा। इसमें सबसे बड़ा चीज है ना स्ट्रेस। स्ट्रेस अगर बढ़ेगा ना तो आपका यह प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेस को हमेशा मैनेज कीजिए। स्ट्रेस से क्या होता है ना कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं ना तो आपके जो इमरजेंसी ऑर्गन्स हैं उनमें ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, और जो ऑर्गन्स जो है हमेशा यूज में नहीं होते, रेगुलर यूज में नहीं होते, उनमें ब्लड का फ्लो घट जाता है। ठीक है, इससे एक डिसबैलेंस पैदा होता है। जब आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे ना तो आपका ये बैलेंस रिस्टोर हो जाएगा। इसीलिए दुनिया में जितने भी ट्रीटमेंट मेथड है उसमें सबसे इफेक्टिव वही ट्रीटमेंट मेथड है जो आपको रिलैक्स कराने में सफल रहते हैं। अगर आप रिलैक्स हैं फिर आपको यह धातु घटेगा नहीं। तनाव के कारण यह धातु घटता है। प्रकृति के बारे में हमने पहले भी जो है बताया है। ठीक है, प्रकृति का मतलब होता है ना कि आपका नेचर कैसा है। जैसे किसी को मीठा पसंद है, किसी को तीता पसंद है। ठीक है, कोई मेहनत करना चाहता है, कोई दिमाग से काम करना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई नौकरी करना चाहता है। सबका अपना अपना लक्षण होता है, इसी को हम लोग उसका नेचर कहते हैं। ठीक है, अब कोई व्यक्ति, उसका नेचर कैसा है, तो 3 कैटेगरी में हम उसको नॉर्मली बांटते हैं। एक हुआ वात प्रकृति, एक पित्त प्रकृति, और एक कफ प्रकृति। अब ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट कोई व्यक्ति एकदम वात में नहीं होगा, या एकदम पित्त नेचर नहीं होगा, या एकदम कफ नहीं होगा। थोड़ा सा वात होगा, थोड़ा सा कफ होगा, थोड़ा सा पित्त होगा, कुछ कफ होगा। मतलब कि वो हर व्यक्ति वात पित्त कफ तीनों से बनता है, लेकिन एक जो होता है ना ज्यादा होता है वो डोमिनेट करता है। वात प्रकृति कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि उसके शरीर में केवल वात ही वात है, उसके शरीर में पित्त और कफ भी है, लेकिन वो वात ज्यादा है और वात के लक्षण ज्यादा है। तो
हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है, इसमें एक चेक लिस्ट बना हुआ है ना, एक चेक लिस्ट बना हुआ, आप इसमें टिक कर सकते हैं। ठीक। जैसे कि आपका बाल कैसा है, सपोज यहाँ टिक करते हैं। शरीर कैसा है, छोटा है, पतला दुबला है, या मीडियम है, या फिर लंबा चौड़ा है, मोटा ताजा है। तो हमने खुद को रखा है बीच वाले में, है ना बहुत ज्यादा पतला है, ना बहुत ज्यादा मोटा ताजा शरीर है। बाल कैसा है, ठीक है, तो ड्राई, कैसे हैं, ड्राई, या फिर ऐसे घुंघराले बाल जिसमें ऑयली बाल होते हैं। ठीक है, या फिर जो नॉर्मल बाल लेकिन गिनती में कम, पित्त वाले, तो हमारे जो है गिनती में कम है। ठीक है, तो ये हमारे ये आ गया। आंखें, आंखें छोटी छोटी सूखी, ठीक है, या बड़ी बड़ी। ठीक, तो एकदम छोटा भी नहीं है, लेकिन उस तरह सूखा नहीं है। ठीक है, रेडनेस है, तो ये हमारे फिर इसी कैटेगरी में आ जाता है। इस तरह से आपको जो है ना, एक्चुअली ये जब दोस्त बता रहे थे उस समय इन सब चीजों को कवर किया था। त्वचा कैसी है, वात रहेगा तो रुकी रहेगी, पित्त रहेगा तो मुलायम रहेगा, लेकिन थोड़ा रेड होगा, मुलायम होगा। और कफ प्रकृति है तो वो क्या हो गया, ऑयली। कफ प्रकृति है तो क्या हो गया, ऑयली। मानसिक स्थिति, हड़बड़ी में काम करने वाला, वात है। ठीक है, और बहुत सोच समझ के काम करने वाला, वो जो है पित्त है। लेकिन सोचता ज्यादा है, पेशेंस कुछ ज्यादा ही है, और काम कम करता है, तो वो कफ है। ये हमारा तो सब पित्त कैटेगरी में जाएगा। मेमोरी, बहुत जल्दी याद करते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं, मतलब बात प्रकृति है। और धीरे धीरे याद करते हैं और धीरे धीरे भूलते हैं, कफ प्रकृति है। और नॉर्मल जो इन दोनों के बीच में है वो पित्त प्रकृति है। ठीक है, चाल, चलना कैसा है, जल्दी जल्दी चलते हैं तो वात है, धीरे धीरे चलते हैं तो कफ है, मध्यम से चलते हैं तो पित्त है। हर जगह वात और कफ एक्सट्रीम होगा, पित्त जो है मॉडरेट होगा। कुछ जगह पर उल्टा भी हो सकता है, कुछ खा जगह पे। देखते हैं आगे। रिएक्शन, कैसे रिएक्ट करते हैं, कोई कुछ गड़बड़ हो गया तो तुरंत स्ट्रेस में आ जाते हैं, वात प्रकृति। ठीक है, और पेशेंस खत्म हो जाता है, कफ प्रकृति। और पित्त प्रकृति क्या है, ये क्रोधित होते हैं, इनमें क्रोध आ जाता है, तो ये पित्त प्रकृति में। अलग अलग कंडीशन में हम लोग इसको देखते हैं। अब जो है नींद, वात, ये सब तो पहले भी बताया, वात वाले जो है बहुत हल्की नींद लेते हैं, तुरंत जाग जाते हैं। और कफ वाले लोग जो है बहुत गहरी नींद लेते हैं। पित्त वालों का मीडियम होता है। मौसम का प्रभाव, वात वाले लोग जो है ठंड का मौसम जो है बहुत जल्दी उनको अटैक करता है। ठीक है, और कफ वाले लोग को जो है सर्दी और बारिश दोनों अटैक करती है। गर्मी में पित्त वाले लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि गर्मी ऑलरेडी हो। स्वभाव,
जल्दी जल्दी बोलने वाला। वात का स्वभाव कैसा है? जल्दी जल्दी बोलना। ठीक है। हर कोई जल्दी जल्दी करना। और कफ का है, हर चीज धीरे धीरे करना, चेंज से एकदम दूर रहना। ठीक है। अब जो है कफ पित्त वाले लोग जो है धीरे धीरे बोलते हैं, धीरे धीरे चेंजेस को फेस करते हैं। भूख नियमित नहीं है। कभी बहुत ज्यादा भूख लगे, कभी बहुत कम। कभी दोपहर को भूख लगे, कभी शाम को, मतलब टाइम फिक्स नहीं है, क्वांटिटी फिक्स नहीं है। ठीक है। और कफ वाले लोगों का जो है कम भूख लगता है। ठीक है, नॉर्मल से कम। पित्त वालों को ज्यादा लगता है, अग्नि ज्यादा होती है इसलिए। शरीर के अंगों पे क्या प्रभाव है? तो कुछ भी दिखेगा ना, ज्यादा दिखेगा। गिनती जो है वात में ज्यादा होती है। गिनती क्या होती है? वात में ज्यादा होती है। ठीक है। और वात वाले लोगों का चलने फिरने से एक कट कट की आवाज भी आती है। लेकिन ये जो कफ वाले लोग हैं, कफ वाले जो लोग हैं, शरीर उनका बड़ा होता है, लंबा चौड़ा होता है। ठीक है, मांस मेद दोनों ज्यादा होता है। ठीक है, स्पेशली पेट तो उनका बड़ा होता है। पित्त प्रकृति के लोग हैं, उनको स्किन रिलेटेड इश्यूज होते हैं। ठीक है। ब्लड रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे झाइयाँ। ठीक है। अ, चेहरा का रंग काला पड़ना या सफेद पड़ना, ये सभी पित्त के इम्बैलेंस के लक्षण है। तो आप यहाँ पर, जैसे यहाँ पे 13 है ना, जितना आपने टिक किया है उसके नीचे यहाँ स्कोर कीजिएगा कि पित्त में मेरा इतना आया, वात में इतना आया, कफ में इतना आया, इस तरह से। तो इस तरह से आप एक अपना लिस्ट बना सकते हैं कि क्या क्या जो है आपको आ रहा है, इसमें कितना स्कोरिंग आ रहा है। उसी स्कोर से पता चल जाएगा कि आप का नेचर क्या है, वात है, पित्त है, कफ। ठीक। तो अभी क्या है, हम लोग सट रस की बात कर रहे हैं। देर आर 6 टाइप्स ऑफ टेस्ट। 6 टाइप ऑफ टेस्ट। ठीक है। तो 6 तरह के जो टेस्ट है उसमें कौन कौन से हैं, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट क्या है आपका? स्वीट, मधुर। ठीक है। स्वीट जो है पृथ्वी और जल तत्व से मिलकर बना है। पृथ्वी और जल से तो बनता है कफ। तो यह जो है कफ को बढ़ाएगा। ऑलरेडी देखिए, मीठा जो भोजन खाइएगा तो क्या होगा, कफ आपका बढ़ेगा। लेकिन वात और पित्त घटेगा। ठीक है। तो कहाँ कहाँ से स्वीट हमें मिल जाता है? जैसे शहद से। कार्बोहाइड्रेट मतलब कहाँ कहाँ से मिल जाता है? शहद से मिल जाता है, चावल हो गया, चीनी हो गया, और मेवे हो गए, सूखे मेवे, फल हो गए। ठीक है, अनाज में भी मीठापन आपको मिलता है। जैसे रोटी है, रोटी आप थोड़ी ज्यादा देर तक चबाइएगा ना, तो उसमें मीठापन आपको महसूस होगा, मिठास आपको मिल जाएगी। ठीक है। और दूध हो गया इसमें। खट्टा। खट्टा जो है पृथ्वी और अग्नि से मिलकर बना है। पृथ्वी, खट्टा, और ये, सॉरी, खट्टा जो है पृथ्वी और जल ये अग्नि से मिलकर बना है।
ठीक है। अब जो है खट्टा जो भोजन है वो वात को बढ़ाता है। तो सोर जो हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो खट्टी चीजें क्या क्या होंगी? सिट्रस फ्रूट जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया। मट्ठा, ठीक है। विटामिन सी हो गया, वेनेगर हो गया, मतलब ये जो फर्मेंटेड फूड है, ठीक है, ये क्या करते हैं? यहाँ पे चार्ट में लोग देखते हैं, वात को घटाने वाले हैं, पित्त और कफ को बढ़ाने वाले हैं, खट्टे जो भोजन होते हैं, ठीक है। अब जो है नमकीन जो है, लवणीय, जल और अग्नि तत्व से मिलकर बने होते हैं। जल और अग्नि से पित्त भी तो बनता है। तो टेबल साल्ट है, ठीक है। और ये
तो ये जो है, हम लोग ने जो है नमक, जो नमकीन चीजें हैं, ठीक है, वो हमारा जो है क्या करती हैं, वात को घटाती हैं, कफ पित्त को बढ़ाने में उनका रोल होता है। कड़वा चीज जो होता है ना, वो वायु तत्व और अग्नि तत्व से मिलकर बनता है, ठीक है। जैसे काली मिर्च हो गई, ठीक है, जिंजर हो गया, ये कड़वी चीजें हैं। तो कड़वी चीजें जो है अ, हमारे कफ को घटाती है। इसलिए कफ वाली जो चीजें होती है ना, उसमें त्रिकटु देते हैं। त्रिकटु मतलब तीन कड़वी चीजें मिलकर एक त्रिकटु बन गया, ठीक है। तो कफ को घटाने का काम करते हैं त्रिकटु, ठीक है। तीता, इसको तिक्त कहते हैं, बिटर, ठीक है। तो जो तीता जो भोजन होता है, वो वात को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए जिनको वात की समस्या होती है, वो पीता भोजन, ये तीता भोजन न करें, उनके लिए फायदेमंद होता है। कस्सा भोजन, ठीक है। इससे यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, जो कच्चा जो है केला है, आप खाइएगा ना तो आपको एक कसेला स्वाद आपको महसूस होगा, ठीक है। तो ये जो कच्चा जो स्वाद है, स्ट्रिंजेंट जिसको कहते हैं या कसाई कहते हैं, ये भी वात को बढ़ाता है, पित्त और कफ को घटाता है। तो तीता और कस्सा दोनों का नेचर एक हो गया, दोनों का नेचर एक हो गया, ठीक है। और खट्टा और नमकीन दोनों का नेचर एक हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये स्वाद जो है हमारे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। एक फीडबैक आपसे, उम्मीद है कि आप एक फीडबैक देंगे। और कंटेंट अभी काफ़ी है हम लोग को आयुर्वेद फाउंडेशन में, तो 2-3 दिन और लगने वाले हैं, ठीक है। एक छोटा सा 1 मिनट का या 2 मिनट का आपने जो सीखा है, जो आपका अनुभव है, उसका एक वीडियो फीडबैक दीजिएगा। तो ये हमारे मिशन 10,000 थेरेपिस्ट में आपको, लोगों को ले के, हाँ भाई यहाँ पर कुछ अच्छा काम होता है, तो लोग जुड़ेंगे। एक वीडियो फीडबैक की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। 1 मिनट का, 1 से 2 मिनट का एक वीडियो फीडबैक चाहिए, ठीक है, जिसमें आपने जो सीखा है यहाँ पे आयुर्वेद फाउंडेशन में या मिशन 10,000 थेरेपिस्ट के बारे में आप शेयर करेंगे। तो आज के लिए एक्चुअली क्लास इतनी ही है, ठीक है। और